सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना लर्निंग वीडियो। क्या सीख रहे थे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक टू सीख रहे थे। उसमें गॉस लॉ का मेंशन किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेंशन किया था। उम्मीद करते हैं कि प्रीवियस वीडियो जो है आप देखे होंगे तो समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो किसी गिवन एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस करके जाएगा उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ जो है इनक्लोज, अगर कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस करने का मतलब जैसे बैलून हो गया, बॉल हो गया, स्फीयर हो गया, पैरेललोपाइड हो गया, जैसे कि आपका बक्सा हो गया, तो ये सब क्या हो गया? क्लोज सरफेस। कोई भी पार्सल का पूरा जो सरफेस अगर देखेंगे तो क्या होगा? क्लोज सरफेस ही होगा। तो क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है और उससे कितना फ्लक्स होगा उसको रिलेट करता है गॉस लॉ। ओके, सो गॉस लॉ को बेसिकली हम देखेंगे तो हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे थे। चलो ठीक है, गॉस लॉ में हम क्या पढ़ रहे थे? बेसिकली गॉस लॉ को एक स्टेटमेंट में याद रखोगे तो ये इससे भी आसान वाला, सिंपल वाला, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इसको ही आप क्या बोलते हो? ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस क्या होगा? फ्लक्स होगा। ये इंक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इसको ही बोलते हैं। तो गॉस लॉ की बात करेंगे तो एक बात करेंगे गॉसियन सरफेस का। ओके, सो गॉसियन सरफेस क्या होता है? चलो इसको तो याद रखेंगे और इसका एप्लीकेशन क्या होता है उस पर ही ये एक्सप्लेनेशन सबसे पहले करेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते थे तो फाई ई जो होता है ये होगा, या फिर आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का भी डायरेक्शन फिक्स्ड है, देन आप डायरेक्ट फाई ई को ऐसा भी लिख सकते हो, ई डॉट एस लिख सकते हो, डायरेक्टली आप ई डॉट एस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर सो एस भी फिक्स है, ई भी फिक्स है। और मान लो कि जैसे कि अब क्या होगा कि एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर क्या होता है? यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कहीं पर ये मान लो कि सरफेस पे एंटर करेगा, तो सरफेस पे एंटर करेगा तो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है जी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो सब जगह पे ई डी एस की बात करेंगे, इंटीग्रेशन जो होगा इसका ई डॉट डी एस। अगर इस पूरे स्फीयर के लिए पूरी सरफेस पे अगर देखेंगे तो टोटल फ्लक्स जो बाहर आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बाहर आएगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये भी याद रखेंगे। उसके अलावा अगर मान लो कि एक सॉलिड एंगल का कंसेप्ट आता है, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट आता है तो जैसे कि मान लो कि एक स्फीयर है और जो है एक स्फीयर का एक छोटा सा ब्लॉट, ओके, जैसे बॉल है और उस पर एक पैच बना दो उसके सरफेस पे। ओके, सो पैच बना दिया आपने, मान लो कि ये आपने पैच बना दिया। ओके, सो ये वाला पैच बना दिया आपने और ये पैच जो है सेंटर पे, पैच जो है सेंटर पे इस तरह से थीटा एंगल बना रहा है, इस तरह से। ओके, सो इस केस में कितना फ्लक्स बाहर आएगा? तो अगर इस पे चार्ज है प्लस क्यू तो इस पैच एरिया मान लो कि कोटेड एरिया या पेंटेड एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा? सो इस केस में याद रखेंगे पूरे सरफेस के लिए और कंप्लीट सरफेस के लिए बात करेंगे तो कंप्लीट सरफेस के लिए अगर बात करेंगे तो क्या होता है? फ्लक्स जो हो जाएगा फाई स्फीयर की बात करेंगे तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एंड सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल कंप्लीट सरफेस के लिए सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई हो जाता है। बट
सॉलिड एंगल ऑफ पेंटेड एरिया, जो नीचे पेंट किया हुआ है, मान लो कि इस तरह से पेंटेड एरिया जो होगा, एक स्फीयर समझो, उसको पेंट कर दो और वो पेंटेड एरिया जो है सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा। ओके, सॉलिड एंगल। सो पेंटेड एरिया, अगर मान लो कि ये जो है उसका पेरिफेरी, सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग द पेरिफेरी ऑफ पेंटेड एरिया, अगर मान लो कि ये परपेंडिकुलर जो है रेडियली आउटवर्ड जो डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल बना रहा है, तो इस केस में जो होगा सॉलिड एंगल जो हो जाता है, पेंटेड एरिया की बात करेंगे तो पेंटेड एरिया जो हो जाएगा आपका 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। सो पेंटेड एरिया से फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू पेंटेड एरिया अगर बात करें तो फ्लक्स थ्रू पेंटेड एरिया देखो पूरा स्फीयर है, पूरा स्फीयर से टोटल फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर चार्ज है Q और टोटल फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड सॉलिड एंगल हो जाएगा पूरे स्फीयर का, होल स्फीयर का सेंटर पे सॉलिड एंगल होता है 4 पाई, एंड सॉलिड एंगल ऑफ पेंटेड एरिया, ये कोनिकल एरिया जो होगा स्पेस, उसका जो है सॉलिड एंगल सेंटर पे 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो 4 पाई के लिए फ्लक्स इतना है, तो इतने के लिए कितना फ्लक्स होगा वो आप आसानी से कर सकते हो, क्या 5 बाय 4 पाई इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया 1 बाय 4 पाई और ये हो गया आपका 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, सो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से फ्लक्स का कैलकुलेशन आप कर लोगे। ओके, अगेन बहुत सारा होता है फ्लक्स कैलकुलेशन की बात करते, तो और भी टाइप है फ्लक्स कैलकुलेशन का, उसकी बातचीत कर लेते। ओके, सो इस केस में देखो ये है, अगर मान लो कि और भी फ्लक्स का कैलकुलेशन करें, जैसे कि मान लो कि एक का स्फीयर है, एक क्या है स्फीयर, और इसका 1 क्वार्टर जो है आपने हैज बीन रिमूव्ड। अब देखो इसका दो, एक बॉल है, बॉल को क्या है 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दो और एक क्वार्टर को हटा दो। ओके, एक क्वार्टर को हटाने के बाद जैसे कि मान लो ये जो होगा 4 बार में देखेंगे तो इसका पिक्चर बनाएंगे कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, एक ये, ओके, एक ये हेमिस्फीयर, एक ये हेमिस्फीयर। अब इसको भी 2 पार्ट में कर देते हैं, इसको भी 2 पार्ट में, तो ये देखो तो ओके, सो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इसको जो है ना हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। ओके, और इसकी बात करें इस तरह से समझो, सो ये वाला जो है 1 क्वार्टर हटा दिया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला जो है आपका Y और ये जो है X। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गिवन आपको इन XY प्लेन। सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, और ग्लोब रखा हुआ है। ओके, और ग्लोब कैसा है, ग्लोब का 1 क्वार्टर इधर से हटा दिया आपने, तो रिमेनिंग पोर्शन ग्लोब बचा हुआ है, तो रिमेनिंग पोर्शन से कितना फ्लक्स जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन से कितना फ्लक्स होगा। तो ये बात अगर समझो कि अगर कंप्लीट ग्लोब होता, कंप्लीट ग्लोब को अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फ्लक्स थ्रू ग्लोब क्या हो जाएगा, 0। अगर कंप्लीट स्फीयर है, कंप्लीट बॉल है, तो जितना उसमें ये पूरा कंप्लीट अगर होता तो जितना इससे अंदर जाएगा उतना ही सब बाहर जाएगा, तो नेट इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू नेट आउटगोइंग फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स थ्रू
कंप्लीट स्फीयर, ये तो कटा हुआ है, कंप्लीट स्फीयर के थ्रू अगर हम बात करें टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो उस केस में जो है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ओके, सो 1/4 हैज बीन रिमूव्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन XY प्लेन, एंड ये जो है मान लेते हैं ये 45 डिग्री बना रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, किससे, एक्स एक्सिस से। ओके, तो कहता है कि फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग कर्व पोर्शन, फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग कर्व पोर्शन। ओके, सो इस केस में क्या होगा, फाई स्फीयर की बात करेंगे तो फाई स्फीयर तो 0 हो जाएगा, फाई स्फीयर टोटल की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो ये अगर कर्व सरफेस से बात करेंगे तो अगर यहां पे देखो हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंटर कर रहा है, कितना बाहर जा, जितना ये एंटर करेगा उतना ही ये इससे कर्व रिमेनिंग पोर्शन से बाहर जाएगा। तो ये जितना कट पोर्शन से एंटर करेगा, तो देखो ये कितना एंटर करेगा कट पोर्शन से। सो इसको देखोगे अच्छे से तो ये क्या होगा, अगर मान लो कि तारबूज का 1/4 हटा लेते हो तो उसमें देखोगे तो तारबूज को दो तरह से देख सकते हैं, एक इधर सरफेस बना बेस वाला सर्कुलर सरफेस, और 1/4 चला गया है तो आधा मतलब सेमी सर्कल इधर बच गया और आधा सेमी सर्कल इधर बच गया। ओके, आधा सेमी सर्कल जो है इधर बच जाएगा, मतलब कि चार पार्ट में बराबर डायमेट्रिकली आप उसको किसी स्फीयर को कट करो, एक बार इधर से और एक बार इधर से, तो और एक को हटा लो तो क्या हो जाएगा, देखो तो दो प्लेन सरफेस दिख रहा है आपको, एक ये वाला सेमी सर्कल होगा और एक ये वाला जो है सेमी सर्कल होगा। ओके, सो ये दो सेमी सर्कल जो है, इससे एक सेमी सर्कल ये वाला और ये एक सेमी सर्कल है। ओके, सो ये जो है आपको अगर हम इसको अच्छे से बनाए फिर से, तो ये जो होगा और सो ये सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कुलर एरिया, और एक जो होगा इसमें से भी इधर से निकल गया है ये पूरा, तो ये वाला सेमी सर्कुलर एरिया बचेगा, सेमी सर्कुलर एरिया। सो ये दो सेमी सर्कुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एंटर करेगा, तो ये वाला सेमी सर्कुलर, ये वाला सर्कुलर एरिया का बात करें तो एरिया वेक्टर इधर है, और या फिर इधर मान सकते हैं, चलो ये है इधर, इसकी वजह से इधर होगा एरिया वेक्टर। ओके, और इसकी वजह से एरिया वेक्टर जो है मान लेते हैं इधर है। ओके, इसकी वजह से एरिया वेक्टर, आप स्फीयर को कट करके देखोगे तो एक सेमी सर्कल नीचे बनेगा, एक सेमी सर्कल और एक सेमी सर्कल इधर बनेगा। ओके, तो ये वाला सेमी सर्कल का एरिया वेक्टर इधर होगा और ये वाला सेमी सर्कल का एरिया वेक्टर इधर होगा। सो इस केस में देखेंगे तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 45 डिग्री का है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेक्टर के साथ भी 45 डिग्री और इस वेक्टर के साथ भी 45 डिग्री। ओके, सो फाई स्फीयर की बात करेंगे तो फाई रिमेनिंग पोर्शन प्लस फाई सेमी सर्कल इन मान लेते हैं, ये कौन सा है, ये अगर XY प्लेन है, ये XY प्लेन है और ये Z होगा, तो एक प्लेन जो हो जाएगा, ये वाला प्लेन जो होगा वो किधर होगा, ये प्लेन आपका हो जाएगा X और Z प्लेन में, XZ प्लेन प्लस फाई सेमी सर्कल प्लस फाई सेमी सर्कल की बात करें, हाँ, तो ये वाला प्लेन तो होगा, ये वाला प्लेन की बात करेंगे
तो ये y है और ये z, ये वाला प्लेन जो होगा ये yz प्लेन में और ये वाला प्लेन जो होगा xz प्लेन में। ओके, सो xz प्लेन और ये yz प्लेन। अब देखो यहाँ पे फाई रिमेनिंग पोर्शन टोटल ये क्या हो गया 0, मतलब कि बचा क्या, ये रिमेनिंग पोर्शन है और ये सेमी सर्कल है एक और ये सेमी सर्कल है। ये जो होगा ये किस प्लेन में होगा, ये yz प्लेन में, ये z है तो ये वाला सर्कल जो होगा yz प्लेन में, ये y है और ये z है तो ये yz प्लेन में होगा और ये x है और ये z है तो ये वाला जो होगा xz प्लेन में होगा। सो ये xz प्लेन में है और ये yz प्लेन में है। ओके, सेमी सर्कल xz प्लेन और ये yz प्लेन। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। तो अब देखो ये दोनों एरिया वेक्टर से कितना 45 45 बना रहा है, तो फाई रिमेनिंग पोर्शन, फाई रिक्वायर्ड लिख लेते हैं इसको और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 और इनटू सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, और देखो दोनों के बीच का एंगल क्या है 45 cos 45 प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2 और ये cos 45 डिग्री ये भी होगा इक्वल टू 0। चलो, सो ये वाला तो कर रखे थे आप लोग, चलो हो कि आपको समझ में आ गया होगा प्रीवियस प्रॉब्लम। नाउ हम बात करेंगे तो इसका ये होगा फाई रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन आपको सेंड कर देंगे हम। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लोगे अच्छे से और समझ लोगे। तो इस केस में देखो पाई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ई और cos 45 डिग्री है तो ये हो गया 1/√2 और ये भी हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 2 और इंटू ई यहां पे भूल गया इंटू cos 45 डिग्री। सो सीधे 2 हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करें तो 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू ई बाय ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 2 है तो इसको कर देते हैं इस तरह से, पाई आर स्क्वायर। लेकिन सेमी सर्कल क्यों कंसीडर करेंगे, हम 2 सर्कल कंसीडर करेंगे ना। पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां से यहां से यहां से एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे बच्चे, चेक करोगे ये क्या है 2 सर्कल कंसीडर करेंगे, सेमी सर्कल कंसीडर नहीं करेंगे। ये पूरे सर्कल से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर सकता है और ये भी पूरे सर्कल से इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर में एंटर कर सकता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे सर्कुलर एरिया की बात करेंगे, सेमी सर्कुलर की बात करेंगे नहीं। ओके, हम सर्कुलर एरिया की बात करेंगे, सर्कुलर एरिया। सो सर्कुलर एरिया होगा। ओके, सो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, एक मिस्टेक हो गया था इमेजिनेशन में जब भी। तो ये देखो ये वाला इसको कट करेंगे तो ये वाला पूरा सर्कुलर एरिया जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को लिए एक्सपोज हो जाएगा और ये वाला सर्कुलर एरिया जो होगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सपोज हो जाएगा। सो इसमें पाई आर स्क्वायर ई cos 45 तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और 1/√2 इक्वल टू 0। तो फाई रिक्वायर्ड जो हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे हम, सॉरी माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, तो माइनस जो है इनकमिंग फ्लक्स है तो इसके लिए हम माइनस करेंगे। इसका एरिया सॉरी इस डायरेक्शन में ना होगा, एरिया भी जो होगा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर जो होगा आउटवर्ड होता है, इनटू द स्फीयर नहीं होगा, आउटवर्ड होता है ना। आउटवर्ड पॉजिटिव लेते हैं क्लोज सरफेस के लिए तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। ओके, सो इस केस में माइनस होगा और ये प्लस हो जाए, माइनस होगा अब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो √2 पाई आर स्क्वायर
सो ये वाला सिचुएशन में टोटल फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो √2 पाई आर स्क्वायर। सो इसको याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन होगा, आपको इनकाउंटर होगा क्वेश्चन ये, तो याद रखेंगे। क्या स्फीयर है, उसको काट का एक क्वार्टर हटा दिए, तो एक क्वार्टर हटा दिए तो कहता है रिमेनिंग जो पोर्शन बचेगा 3/4, उससे कितना फ्लक्स होगा। तो हम सिंपली आप देखते हैं हर जगह तो हमें क्या है एंगल और इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल मेजर करके इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करके छोटा छोटा सा पैच बना के इंटीग्रेट करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो दिक्कत होगा इसमें। सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम सिंपली कंसीडर करते हैं कि इस फेस से और इस फेस से ऐसा एक फेस होगा और एक ऐसा फेस होगा, तो वो आसान हो जाता है। इस फेस से जितना इधर जाएगा उतना ही इस वाले सरफेस से निकलेगा, और इस फेस से जितना ये अंदर जाएगा उतना ही इस वाले फेस से बाहर निकलेगा। ओके, सो ये इस तरह से हम इसको करेंगे, स्प्लिट करके करेंगे। सो इसको याद रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो और आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पहले गॉसियन सरफेस का, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे गॉसियन सरफेस से रिलेटेड। ओके, सो गॉसियन सरफेस से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो कोई भी सरफेस किसी भी शेप में क्लोज सरफेस जो होता है गॉसियन सरफेस हो जाता है। ओके, गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। ओके, around any charge, पार्टिकल भी हो सकता है, पार्टिकल और चार्ज बॉडी और any distribution of charge is called as Gaussian surface। ये किसी भी शेप का हो सकता है, पॉलीबैग को जैसे बैलून को किसी भी शेप में आप बना सकते हो, वैसा ही गॉसियन सरफेस को, बैलून क्या होता है गुब्बारा, वो क्लोज सरफेस होता है, तो वैसे ही गॉसियन सरफेस को आप बना सकते हो कैसे भी शेप में। याद रखेंगे इमेजिनरी है, जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, सो अब जब जनरली मान लो कि कोई किसी भी शेप में हम इसको जनरली ऐसा कैसा भी कुछ बोल देते। ओके, सो ये गॉसियन सरफेस है, ये परफेक्ट स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता है, परफेक्ट पैरेललोपाइड का भी सरफेस हो सकता है, ये पैरेललोपाइड के शेप में भी हो सकता है। पैरेललोपाइड की बात करेंगे, क्यूब के शेप में भी हो सकता है, पैरेललोपाइड के शेप में हो सकता है, और जो बोरा होता है सब्जी वाला बोरा होता है उसके शेप में भी हो सकता है, कार्टून के शेप में भी हो सकता है। क्लोज होना चाहिए, कोई भी क्लोज सरफेस किसी भी शेप में, हम उसको इमेजिनरी है तो किसी भी शेप में कंसीडर कर सकते हो कि उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो जब गॉसियन सरफेस का एप्लीकेशन करते हैं, गॉस लॉ, फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस अगर लिखेंगे तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस में क्या लिखते हो, मान लो कि इसके अंदर जो चार्ज है Q1, Q2, Q3, ये माइनस है, और यहाँ पे Q4 है प्लस, और ये Q5 है मान लो ऐसा। तो इस केस में अगर फ्लक्स लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, तो फाई ई जब लिखेंगे तो ये जो है
सिर्फ इनक्लोज चार्ज की बात करेंगे, इनक्लोज चार्ज की बात, नेट इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फाई ई की बात करेंगे तो अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या लिखेंगे, Q1 नेट इनक्लोज चार्ज Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो हम ये लिखेंगे, याद रखेंगे Q4 Q5 इस सरफेस के बाहर है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। Q3 Q4 जो है सरफेस के बाहर है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, सो इस पे देखो क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं। अब इस पे ही क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल देखो, ये अगर मान लो कि ये है चार्ज Q1 Q2 Q3, तीन गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं। ओके, सो इसको हम बोल देते हैं ये वाला S1 सरफेस और ये वाला जो है S2 है और ये वाला जो होगा S3 है। ओके, सो तीन गॉसियन सरफेस को कंसीडर करो कैसा भी शेप में, ये वाला है S2, ये वाला है आपका S1 और ये वाला है मान लो कि S3 और ये एक है S4। अब देखो यहां पे अगर Q1 का वैल्यू जो है इसको हम बोलते हैं S4, अगर Q1 का वैल्यू जो है आपका -1 इंटू 10⁻³ कूलम, Q2 जो है आपका 4 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है, एंड Q4 की बात करें, Q3 की बात करें तो ये है +2 इंटू 10⁻³ कूलम। और पूछेगा आपसे, पूछेगा फ्रॉम व्हिच सरफेस मैक्सिमम फ्लक्स इज लिंक्ड। सो किस सरफेस से मैक्सिमम फ्लक्स है, S1 S2 S3 S4, S1 S2 S3 S4। ओके, तो किस सरफेस से मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड है आपसे पूछा जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, इंक्लोज चार्ज देखो S1 से S2 से S3 से करेंगे तो S1 की बात करेंगे तो Q1 Q2 है तो -1 + 4 दैट इज -3। तो इसमें देखो तो फ्लक्स थ्रू S1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्लक्स थ्रू S1 के अकॉर्डिंग ∅1 की बात करेंगे तो -1 + 2 इंटू 10⁻³ सॉरी -1 + 4 है बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम S1। ∅2 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ∅2 देखो सरफेस टू Q2 + Q3 4 + 2 इंटू 10⁻³ ये कूलम पर एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, कूलम पर एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम S2। ∅3 की बात करेंगे तो इसमें देखो तो ये क्या होगा, Q1 Q3 हो जाएगा, इसमें कौन सा है Q1 Q3 है, Q2 इसके बाहर आ जाएगा तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा आपका Q1 है -1, Q3 है +2, ये हो गया 10⁻³ है जी, -3 कूलम पर एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम S3। और ∅4 मतलब कि बड़े वाले से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका -1 + 4 + 2 इंटू 10⁻³ कूलम पर एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम S4। तो क्लियरली जो मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा, मैक्सिमम फ्लक्स किस सरफेस से रिलेटेड है, तो ये देखो 4 + 2 ये क्या होगा 6, ये है 1, ये है आपका 3, ये है आपका 5। तो मैक्सिमम फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा इज लिंक्ड
with surface S2। ओके, सो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, चार्ज दे देगा और 3-4 सरफेस दे दिया, पूछ दिया कि इससे कितना फ्लक्स है, इससे कितना फ्लक्स है, किससे मैक्सिमम है, किससे मिनिमम है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, आपको सॉल्व करना होगा। ओके, इसके अलावा याद रखेंगे जो फैक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन जब करते हैं। ओके, नाउ अगर पूछा जाएगा, सो अगर मान लो कि इसमें Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, सो इसको याद रखेंगे अगर, और ये गॉसियन सरफेस है, यहां पे पॉइंट P है, P इज पॉइंट एट गॉसियन सरफेस। ओके, सो इस केस में क्या होगा, तो कहेगा कि एट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P has contribution of, ऑप्शन रहेगा Q1, Q2, Q3 ओनली। दूसरा ऑप्शन रहेगा Q1, Q2, Q3 या यहां पे Q4, Q5 ओनली। तीसरा ऑप्शन होगा Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 एंड चौथा होगा नॉन ऑफ दीज। ओके, सो याद रखेंगे पॉइंट P पर अगर इस सरफेस से फ्लक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो फ्लक्स के लिए सिर्फ इनक्लोज चार्ज का हम करेंगे, सिर्फ इनक्लोज चार्ज जो है उसका कंसीडरेशन करेंगे, जो सरफेस पर जो चार्ज सरफेस पर आ रहा है या फिर सरफेस के अंदर है, वहां पे सरफेस पर वाला भी याद रखेंगे, बच्चे भूल जाते हैं, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, सो एक सरफेस पे भी अगर चार्ज होता तो वहां पे आ जाता। नेक्स्ट इसके एक एग्जांपल और ले लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें आसपास जितने चार्ज हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर भी और गॉसियन सरफेस के बाहर भी, दोनों चार्ज का, अंदर और बाहर दोनों चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, सो ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इस तरह से दे देगा और पूछेगा एट पॉइंट P पे Q4, Q5 का कंट्रीब्यूशन है या नहीं, या फिर सिर्फ इनक्लोज चार्ज का कंट्रीब्यूशन है। तो ये याद रखोगे कि वहां पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कैलकुलेशन करेंगे तो Q4 और Q5 दोनों का कंट्रीब्यूशन है, बट अगर गिवन गॉसियन सरफेस से अगर फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो फ्लक्स का कैलकुलेशन में सिर्फ Q1, Q2 एंड Q3 का कंट्रीब्यूशन होगा, आउटसाइड चार्ज जो है Q4, Q5 नहीं होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे। ओके, सो इसको आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये होगा, याद रखोगे इसको, करेक्ट आंसर ये होता है। ओके, ऑल्सो नोट में याद रखोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स वी कंसीडर only insider charge of Gaussian surface।
but at any point if we calculate electric field then we have to consider all the charges. ओके, सो पॉइंट पी पे क्या है, जो है पॉइंट पी पे अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का में सबका कंट्रीब्यूशन है, इनसाइडर आउटसाइडर का। लेकिन अगर गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके पॉइंट पी पे आप क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करोगे, तो फ्लक्स का जब कैलकुलेशन करोगे तो ओनली इनसाइडर चार्ज और जो गॉसियन सरफेस पे चार्ज है उसको कंसीडर करेंगे, इंक्लूड करेंगे। आउटसाइडर को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में भी गॉसियन मेथड में इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज को हम इंक्लूड करते हैं, और इन जनरल जो है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, जबकि इन्फ्लुएंस जो है अंदर और बाहर दोनों चार्ज का इन्फ्लुएंस किसी भी पॉइंट पे, अगर यहाँ पर भी कहीं पर भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन जो होता है अंदर और बाहर दोनों वाले का होता है। बट गॉसियन मेथड में, अगर गॉसियन मेथड में जाएंगे तो कैलकुलेशन के टाइम हम सिर्फ और सिर्फ इनसाइडर चार्ज को इंक्लूड करते हैं। ओके, सो ये याद रखेंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स वी कंसीडर ओनली इनसाइडर चार्ज ऑफ गॉसियन सरफेस, बट एट एनी पॉइंट इफ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी हैव टू कंसीडर ऑल द चार्जेस, ये याद रखेंगे। ओके, सो गॉसियन मेथड का एप्लीकेशन नहीं करोगे तो सारे चार्ज को इंक्लूड करना पड़ेगा, और गॉसियन मेथड का एप्लीकेशन करोगे तो सिर्फ इन अंदर वाले चार्ज का। ओके, उसके अलावा याद रखेंगे, ये पॉइंट भी याद रखेंगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ फॉर कैलकुलेशन ऑफ electric flux we have to include the charge on Gaussian surface we have to include the charge on Gaussian surface for calculation of, ये याद रखेंगे, इतना तो लिख दीजिए। सो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये हमारा गॉसियन सरफेस है और ये है आपका -q + 2q + 3q, और ये जो है एक चार्ज है सरफेस पे +q, और ये भी एक चार्ज है यहाँ पे -2q। ओके, और एक चार्ज यहां पर है, ये है आपका 4q, और एक चार्ज यहां पर है -5q, एक चार्ज और भी हो सकता है। सो फ्लक्स का जब कैलकुलेशन करेंगे तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, इस इनक्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो फ्लक्स थ्रू इनक्लोज सरफेस, उस केस में याद रखोगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस केस में जो सरफेस पे चार्ज है ये +q है, ये -2q, उसको इंक्लूड करेंगे कैलकुलेशन में, बट ये आउटसाइडर चार्ज ये दोनों जो है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये याद रखेंगे। तो कैलकुलेशन में कौन कौन सा आएगा, φe की बात करेंगे तो ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। ओके, सो ये हो जाएगा आपका -q +2q + 3q, उसके बाद ये +q
और ये -2q, ये वाला -2q, ये +q, ये -2q सब इंक्लूड हो जाएगा। अब बाहर वाला ये वाला नहीं होगा। गॉसियन सरफेस पर जो होगा चार्ज उसको हम इंक्लूड करेंगे, बट गॉसियन सरफेस के बाहर वाला को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, सो फ्लक्स के कैलकुलेशन में याद रखेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर है और जो सरफेस पर है दोनों को इंक्लूड करते हैं कैलकुलेशन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। ओके, सो ये जो है ये कितना हो जाएगा 5q - 2q 3q। ओके, ये कैंसल, ये कैंसल, 3q बाय एप्सिलॉन नॉट जो होगा गिवन गॉसियन सरफेस, ये वाला गॉसियन सरफेस है तो उससे फ्लक्स बाहर आएगा। ठीक है जी, पॉजिटिव है तो बाहर आएगा, निगेटिव होगा तो अंदर जाएगा। समझ गए? सो इसको याद रखेंगे। चलिए, तो ये गॉस लॉ समझ गए, फ्लक्स का कैलकुलेशन एरिया ईडीएस वाला करके आप समझ गए थे। नाउ हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके, सो गॉस लॉ से क्या होता है याद रखेंगे, नेट फ्लक्स इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। और अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन के लिए गॉस लॉ का एप्लीकेशन किस तरह से करते हैं उसकी बातचीत कर लेते हैं। चलो ठीक है जी। तो इसके जो भी पॉइंट है हमने डिस्कस कर लिए गॉस लॉ का। अभी हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करेंगे। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए होता है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब देखो यहां पे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पहला केस होता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल है यहां पे रखा हुआ, एक चार्ज पार्टिकल है और जो है इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड है कैपिटल Q बोल देते हैं, चलो ठीक है, प्लस कैपिटल Q। ओके, सो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आप तो पहले ही कर रखे हो तो आराम से कर सकते हो सर, इस पॉइंट P पे अगर ये डिस्टेंस जो है पॉइंट P का R है तो आप कहोगे हमने निकाला था कूलम्स लॉ का मेथड का एप्लीकेशन करके, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सो KQ/R² आया था। तो अभी अब यहाँ पे देखो तो ये जो है अगर हम इस मान लो कि इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को, अगर ये पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट पे रखना है आपको, फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, तो ये वाला जो डिस्टेंस रेडियस है इस रेडियस का हम स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। ओके, स्फीयर जो है कंसीडर कर लें। सो पॉइंट चार्ज है तो कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का कंसीडर कर सकते हो, बट लेकिन आप न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो भी सबसे सुटेबल होगा उसको कंसीडर करेंगे। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि स्फेरिकल स्पेस में इक्वल डिस्टेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, स्फेयर के शेप में होना चाहिए। तो कंसीडर, तो इसको हम क्या करें, एक स्फीयर कंसीडर कर लें। चलो ये गॉसियन सरफेस हो गया हमारा, ये जो हो गया गॉसियन सरफेस हो गया। ओके, सो ये गॉसियन सरफेस हो गया। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस की बात करेंगे। सरफेस, तो ये क्या होगा, फ्लक्स को E.ds का इंटीग्रेशन, E.ds। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्फीयर में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा,
एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की मान लो इसी पॉइंट पे, तो एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड। इसी पॉइंट पे देखेंगे तो एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर से रेडियली आउटवर्ड आएगा। ओके, तो एंगल क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसको आप कह सकते हो, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस ये जो हो जाएगा E डॉट डी एस को तो सिंपली आप कर सकते हो E डी एस, ओके, और cos जीरो वेक्टर हटा दिए तो ये हो जाएगा E की बात करेंगे और ds। अब मान लो कि छोटा छोटा जो एरिया है, छोटा छोटा सा एरिया, उसको सम अप करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस पे छोटे छोटे एरिया को कैलकुलेट करके सबको ऐड करेंगे तो वही मिलेगा जो स्फीयर का एरिया मिलता है आपको, वो क्या होता है E इंटू 4πr स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर। सो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस ये होता है। और गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है हमारा, गॉस लॉ क्या बोलता है कि फ्लक्स जो होगा E डॉट ds वो क्या होता है Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट ds तो हो गया E इंटू 4πr स्क्वायर और ये हो गया आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपली जो प्रीवियस वन था 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इक्वल टू, यही तो पॉइंट चार्ज की वजह से लिखा था हमने 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, जो कि कूलम्ब्स लॉ से भी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए पोजीशन r इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे तो सेम रिजल्ट आया, सेम रिजल्ट आया। ओके, सो पॉइंट चार्ज का हो गया, आई होप इसको नोट कर लिए, आप इसको समझ गए। आपको बस यही करना है, फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है, पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, फिर फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है एंड देन गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। चलो ठीक है, तो पॉइंट चार्ज हो गया। अब हम लाइन चार्ज की बात कर लेते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस केस में यहां पे देखिए, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग बी, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल बात करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलो ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक वायर है और जिसपे चार्ज है। ओके, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। चलो ठीक है जी, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इस पे चार्ज है प्लस 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 और भी प्लस। और लैम्डा जो है क्या है, लैम्डा जो है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो इस रॉड से इस डिस्टेंस पे, पॉइंट P पे, रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का है P, और पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। तो इस केस में क्या करोगे, अगेन एक इनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस की बात करेंगे। सो अब इस केस में गॉसियन सरफेस तो आप किसी भी शेप का कंसीडर कर सकते हो, लेकिन हमारे लिए सुटेबल कौन सा होगा, अगर हम सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर लें, सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर लें, अगर हम सिलेंड्रिकल सरफेस जो है कंसीडर कर लें। ओके, सो सिलेंड्रिकल सरफेस अगर कंसीडर कर ले तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होगा। सो इस प्लेन से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जाएगा, इससे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जाएगा, सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन होगा उससे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कट नहीं करेगा, और ये वाला जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उससे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कट नहीं करेगा क्योंकि इनफाइनाइट है। तो ओके, और उस केस में सारा रेडियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड जाएगा, चारों तरफ रेडियली क्या है, आउटवर्ड इस तरह से जाएगा। तो ये कर्व सरफेस जो होगा सिलेंडर का,
कर्व सरफेस उसको ही कट करेगा। ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, उसको नहीं कट करेगा। नीचे वाले सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इसको भी नहीं कट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा E के टर्म में, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी E है, तो E और ये कर्व सरफेस हो जाएगा आपका 2 पाई R, 2 पाई R, और इसका मान लेते हैं ये जो होगा L हो जाएगा। ठीक है जी, L हो गया। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स L। अब देखो ये जो है गॉसियन सरफेस चार्ज कितना इंक्लूड करेगा अपने अंदर, तो L लेंथ का हमने कंसीडर किया है, तो टोटल चार्ज इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो लैम्डा इंटू L। इंक्लोज चार्ज की बात करेंगे तो इंक्लोज चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्लोज चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू L। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करोगे, गॉस लॉ का एप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? गॉस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे तो E इंटू 2 पाई R इंटू L इक्वल टू लैम्डा इंटू L बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो E की बात करेंगे तो L कैंसल, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही है ना? बोलो हाँ है ना? यही है ना जी? हेलो। सो बच्चे इसको देखोगे तो ये हो गया, इसको हम कर सकते हैं इसको इस तरह से। देखो इससे आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या था, थीटा का डी ई कैलकुलेट किया, फिर उसका कंपोनेंट देखा, फिर उसको थीटा का लिमिट पुट किया, और इससे आसानी से आप फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अंदर सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखनी है कितना फ्लक्स होगा, इंक्लोज चार्ज कितना होगा, और उसको इक्वेट कर देना है गॉस लॉ में जाके। ओके, सो फ्लक्स और इंक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आसानी से आपको मिल गया। जबकि कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन करके इसको थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ओके, सो बहुत सारा इंटीग्रेशन एंड लिमिटेशंस हो जाते हैं उसमें। सो इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको मिल गया। तीसरा जो अगर हम बात करें हॉलोस्फीयर, चार्ज हॉलोस्फीयर की बात करेंगे। तीसरा अगर बात करें हम चार्ज हॉलोस्फीयर, ओके, चार्ज हॉलोस्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। सो चार्ज हॉलोस्फीयर की बात करेंगे तो देखो यहां पे हॉलोस्फीयर, सो हॉलोस्फीयर है और इस पे चार्ज जब होगा, कंडक्टर है तो इसके सरफेस पे ही चार्ज होगा। अब देखो इसमें 3 केस हो जाएगा। 1, R अगर लेस देन R है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो है मतलब कि इस पॉइंट पे, सेंटर से इस पॉइंट पे काउंट करना है। तो अगर R जो है लेस देन R हो गया तो इनक्लोज चार्ज, ये तो सब हॉलोस्फीयर है, सारा चार्ज क्या होगा, सरफेस पे होगा, आउटर सरफेस पे होगा। इनक्लोज चार्ज क्या हो गया, 0। इनक्लोज चार्ज 0 हो जाएगा। तो अगर मान लो कि ये R रेडियस का है, R रेडियस का जो गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस क्या होगा, गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो गॉसियन सरफेस कैसा कंसीडर करेंगे, गॉसियन सरफेस हमें स्फेरिकल ही कंसीडर करना पड़ेगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस करना पड़ेगा। सो अगर अंदर की बात करेंगे, अंदर अगर आप स्फीयर कंसीडर करके इसके अंदर चार्ज ढूंढोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो E डॉट डी एस की बात करेंगे तो E डॉट डी एस तो आप इसको लिख सकते हो E 4 पाई R स्क्वायर, बट E डॉट डी एस की बात, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपली E इक्वल टू क्या हो गया, 0। सो पहले भी हमने बताया था कि स्फेयर के केस में, स्फेरिकल कंडक्टर के केस में अगर हॉलो स्फीयर है तो उसमें अगर चार्ज जो है ऊपर रहेगा, सरफेस पर ही रहेगा, और उसके अंदर किसी पॉइंट पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, 0।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर जो है इसमें केस 2 की बात करेंगे तो केस 2 जो है, अगर इसको केस 2 की बात कर लें, R इक्वल टू आर, सो इस केस में R इक्वल टू आर, तो अगर गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है स्फीयर के रेडियस के इक्वल हो गया तो सारा चार्ज जो है गॉसियन सरफेस पे हो जाएगा। Q इन यहां पे होगा, Q इन इक्वल टू Q इन इक्वल टू टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज स्फीयर पे Q है तो Q इनक्लोज Q हो जाएगा। और फ्लक्स की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका E डॉट ds की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका E ds जो हो जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर। तो ये इस केस में E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ की बात करेंगे तो गॉस लॉ, सो E इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। ओके, ग्रेविटेशन में हमने ऐसा कैलकुलेट किया था, मास जो है हॉलो स्फेरिकल मास जो होता है, मास सिर्फ सरफेस पे होगा तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होता था, लेकिन सरफेस पर होता था। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पर है और ये इसका मैग्नीट्यूड 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा सिचुएशन होगा, तीसरा क्या कर सकते हो, केस 3, R जो है ग्रेटर देन R, मतलब क्या, ये है आपका स्फीयर, ये स्फीयर है, ओके, और ये रेडियस R है और आपको इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। सपोज इस पॉइंट पे, तो गॉसियन सरफेस, इससे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की बात करेंगे, गॉसियन सरफेस, सो गॉसियन सरफेस ऐसा हो जाएगा। सो गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो ये देखो, गॉसियन सरफेस जो है ये वाला हो गया गॉसियन सरफेस। इसमें Q इन की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, Q हो गया, और फ्लक्स फाई की इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट ds की बात करेंगे तो इस केस में ये हो जाएगा आपका E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये वाला सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। सो इस केस में गॉस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे तो गॉस लॉ जो हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर क्या होता है, फ्लक्स फाई डॉट E डॉट ds इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, और E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। सिमिलरली पॉइंट चार्ज की तरह इसमें ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि ये जो है चार्ज, होल चार्ज इस स्फीयर का इस सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ओके, अगर बाहर है तो। सो देखो, ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन अगर कर लेते हैं तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। गॉस लॉ का एप्लीकेशन कर लेते हैं अगर हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है, ओके। सो ये यहां तक समझ गए हम लोग। ना हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर के केस में। अच्छा, इससे पहले इसका ग्राफ देख लें, हॉलो स्फीयर का क्या है, ग्राफ देख लोगे। हॉलो स्फीयर के केस में ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन के साथ देखो तो ये क्या है, ये पहले तो यहां तक तो होता ही नहीं है, इसके अंदर अगर रेडियस के अंदर है अगर तो कोई होगा ही नहीं, स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, स्फीयर के सरफेस पे होता है, और ये होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। और उसके बाद जैसे ही r का वैल्यू बढ़ेगा ये घटेगा, ये क्या है, घटेगा इस तरह से, और ये हो गया आपका E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इस तरह से याद रखेंगे,
हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन वेक्टर। चलिए, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ हम बात कर लेते हैं सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का बात कर लेते हैं। चलो ठीक है जी। सॉलिड स्फीयर का देखोगे तो सॉलिड स्फीयर क्या होगा? सॉलिड स्फीयर में कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है। ओके, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वॉल्यूम। ओके, और इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो Q क्या है, टोटल चार्ज है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको पहले ही बता दिया गया है चार्ज डेंसिटी के रिगार्डिंग। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो क्या हो जाएगा बताओ? अगर रेडियस जो है r है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर, रेडियस ऑफ अ स्फीयर, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू Q बाय 4/3 पाई आर क्यू। कभी कभी आपको डायरेक्टली रो गिवन होगा, कभी कभी जो है नहीं गिवन होगा। ओके, सो इसको याद रखेंगे। सो रो इक्वल टू Q बाय 4/3 पाई आर क्यू। और इसमें अब देखो, इसमें भी 3 केस हो जाएगा। केस R इज लेस देन कैपिटल R। सो इस केस में जो है R इज लेस देन कैपिटल R होगा, ओके। सो R इज लेस देन कैपिटल R होगा। तो मान लो कि ये सेंटर है और इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो गॉसियन सरफेस किस शेप का होना चाहिए? गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो ये जो होना चाहिए स्फेरिकल। क्या होना चाहिए? स्फेरिकल कंसीडर करो। सो यहां से ये R डिस्टेंस है, तो R रेडियस का हम गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ओके, ये हो गया गॉसियन सरफेस। फ्लक्स की बात करेंगे तो सीधा हो जाएगा फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या होगा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज चार्ज, ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है कितना चार्ज को इनक्लोज करेगा? तो चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो ये हो जाएगा Q बाय 4/3 पाई आर क्यू, और ये हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यू। सो ये हो गया Q आर क्यू बाय आर क्यू। कोई दिक्कत नहीं हुआ Q इन को कैलकुलेट करने में, Q इन। ओके, सो आप इस टर्म में भी लिख सकते हो या फिर रो के टर्म में भी लिख सकते हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, गॉस लॉ का एप्लीकेशन करोगे, गॉस लॉ का एप्लीकेशन करोगे तो क्या लिखोगे? फाई ई इक्वल टू क्या होता है? Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई ई तो हो गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फाई ई हो गया। और ये जो हो गया इंक्लोज चार्ज की बात करेंगे तो आप इस टर्म में डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी रख सकते हो इसको। तो ये देखो यहाँ पे Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे E जो होगा देखो 4 पाई कैंसल, 3 नीचे रहेगा, आर स्क्वायर कैंसल, R बचा 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, आप इसको इस फॉर्मेट में भी याद रखेंगे और ये वाला फॉर्मेट बहुत ही हेल्प
हेल्पफुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनसाइड द होलोस्फीयर और आउटसाइड द होलोस्फीयर, ओके, याद रखेंगे। सो ये हो गया पॉइंट इनसाइड अ स्फीयर। और आप इसको ही क्या है ऐसा भी तो लिख सकते हैं टोटल चार्ज के टर्म में, तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr², और ये हो गया टोटल चार्ज Q इन Q, कैपिटल Q R³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये हो गया आपका E इक्वल टू, देखो तो R² कैंसिल करो, ओके। सो Q बाय 4πε0 कर देते हैं, 4πε0 R³ इंटू R। देखो Q भी कांस्टेंट, ये कैपिटल R भी कांस्टेंट है, ओके। स्फीयर का, ये बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट। तो सॉलिड स्फीयर के केस में मतलब कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें, सो नॉन कंडक्टिंग अगर मान लो कि थ्रू आउट द वॉल्यूम है, उस केस में इनसाइड पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। और इनसाइड जो है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर से जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो सेंटर से, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अर्थ कैलकुलेट करते हैं, सिमिलर रिजल्ट यहां पर आया। वहां पर भी सिमिलर फॉर्मूला, सिमिलर रिजल्ट आता था, यहां पर भी सिमिलर फॉर्मूला, सिमिलर रिजल्ट आ रहा है, ओके। सो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आप ये ग्रेविटेशन में भी पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो इनसाइड अर्थ हम कैलकुलेट किए थे तो सिमिलर रिजल्ट आया था, ओके। सो ये जो है इनसाइड पॉइंट के लिए। नाउ हम बात कर लेते हैं, अगर पॉइंट जो है एट द सरफेस है, केस 2 क्या हो जाएगा, इसमें ही केस 2 की बात करेंगे तो R इक्वल टू R कर दोगे। तो ये मान लो कि ये है आपका स्फीयर, और इसी के किसी पॉइंट पे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो गॉसियन सरफेस भी तो वैसा ही कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस भी क्या होगा, ये इतने ही रेडियस का स्फीयर कंसीडर करोगे, सो गॉसियन सरफेस भी ऐसा ही कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R इक्वल टू R, ओके। सो इस केस में अब ये तो सारा चार्ज आ जाएगा। Q इन की बात करेंगे तो टोटल चार्ज इनक्लोज हो ही गया। सो गॉस लॉ का बात करेंगे तो गॉस लॉ क्या होगा, फ्लक्स फाई E इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आप इसको ही क्या लिख सकते हैं, फाई E की बात करेंगे तो फाई E तो हो जाएगा आपका क्या, E इंटू 4πr², और Q इन की बात करेंगे तो Q इन पहले ही पता है। सो ये हो गया E इंटू 4πr² इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे E इक्वल टू हो गया 1/4πε0 देखो तो, और Q बाय R²। वेरी सिमिलर, ओके। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन जब करते थे वैसा ही यहाँ पर भी आ रहा है। और उसके अलावा जो है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी यही आता है, ओके। कूलम्स लॉ का हालांकि एप्लीकेशन इसमें नहीं करते, कूलम्स लॉ के थ्रू नहीं बताया था आपको, गॉस लॉ के थ्रू ही बताया जाता है ये, ओके। सो इसमें याद रखेंगे। नाउ इनसाइड पॉइंट हो गया, सरफेस पे हो गया, आउटसाइड रहेगा तो क्या होगा, सिंपल सा पहले से अगेन क्या हो जाएगा, केस 3 जो है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, R इज ग्रेटर देन R। तो इस केस में मान लो कि ये थ्रू आउट वॉल्यूम है और वहां पे चार्ज है, थ्रू आउट वॉल्यूम चार्ज होता है। इस पॉइंट से पॉइंट P पे R डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो ये क्या लिखेंगे,
E इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया E इक्वल टू क्या होगा 1/4π∈0 क्यू बाय r²। ओके, सो ये समझ लीजिए। सो आउटसाइड जैसा हॉलो स्फीयर में था वैसा ही सॉलिड स्फीयर में होगा, वैसा ही जैसा कि पॉइंट चार्ज के लिए, तो कोई अंतर नहीं रहेगा। ओके, अगर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन स्फीयर के बाहर है तो कोई अंतर नहीं है, इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करो सेंटर पे, या फिर पूरे स्फीयर हॉलो स्फीयर है तो भी पॉइंट चार्ज कंसीडर करो, और पूरा सॉलिड स्फीयर है तो भी पॉइंट चार्ज कंसीडर करो। और सिंपल जो पॉइंट चार्ज की वजह से आता था 1/4π∈0 क्यू बाय r², वही यहां पर भी रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है जी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ इसका ग्राफ भी याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और ये जो होगा पोजीशन वेक्टर होगा। अब इस केस में जो है एट सेंटर पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। हाँ, एक याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जो होगा, सेंटर के लिए r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो E जो होता है वो क्या होता है ρr/3ε0, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, सो सेंटर पे तो 0 होगा, और उसके बाद इनसाइड जो होता है r के, देखो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये यहाँ पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा q/4πε0 r², q/4πε0, और उसके बाद जनरली ऑबे करेगा हॉलो स्फीयर वाला इस तरह से। E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यहां पर E जो है आपका ये प्रोपोर्शनल टू r होता है, और ये r इक्वल टू कैपिटल R होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन वेक्टर का ग्राफ पहचानना आना चाहिए। ये क्या है, हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक नहीं है, हाइपरबोलिक रिलेशनशिप में r होता है, मतलब कि डिक्रीज कर रहा है, इस तरह से डिक्रीज करेगा, याद रखेंगे, ग्राफ याद रखेंगे। ओके, सो डिफरेंट सिचुएशन में गॉस लॉ का एप्लीकेशन कर लेते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। लाइन चार्ज की वजह से कितना कैलकुलेशन, कितना एजम्पशन करना पड़ता था, और आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़े। ओके, सो ये आसान तरीका होता है, अल्टरनेटिव टू कूलम्स लॉ ही है। सो आई होप कि यहां तक आप समझ गए गॉस लॉ का एप्लीकेशन करना। नाउ हम बात करेंगे सीट की वजह से, ओके, चार्ज सीट एंड सरफेस की वजह से। सो यहां पे देखो, नेक्स्ट जो है आपका सी हो गया था ना, ए लाइन चार्ज हॉलो स्फीयर, चौथा है ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट। सो ये देखो एक सीट है, प्लेन सीट। ओके, तो सीट में कोई थिकनेस नहीं होता है, सीट में कोई थिकनेस नहीं होता है, और ये मान लो कि ये जैसे कि पेज है आपका, ये पेज, एक पेज जो है ना एक प्लेन सीट को बनाता है। ओके, और थ्रू आउट चार्ज है, ओके, थ्रू आउट चार्ज का बना हुआ है ये। ओके, हर एक पार्टिकल जो है, हर एक इसमें जो है एक सिंगल एटॉमिक लेयर का है, या सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर का प्लेन सीट होता है, ये याद रखेंगे। तो सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर का अगर उसका छोटा सा आप इनफाइनाइटेसिमल पोर्शन कंसीडर करोगे तो पॉइंट मिलेगा, और अगर चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ओके,
पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब इस केस में इनफाइनाइट सीट की बात करेंगे, इनफाइनाइट। ओके, तो ये हो गया, मान लो कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम कंसीडर करते हैं क्या, मान लो कि नियर सीट के पास में किसी पॉइंट पे आपको क्या करना है, किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है इसी पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सिलेंड्रिकल जो है, सिलेंड्रिकल की बात कर लेते हैं, सेम डिस्टेंस पे। ओके, सो हम क्या करें, एक सिलेंड्रिकल पैच जो है, सिलेंड्रिकल पैच छोटा सा DA कंसीडर कर लें। ओके, सो अब इस छोटे से पैच में क्या है, ये मान लो कि एक सिलेंड्रिकल ये सीट है, तो एक सिलेंड्रिकल मान लो कि ये पाइप जो है, जैसे ये सीट है, तो अब इसके एक सिलेंड्रिकल मान लो कि सिलेंडर जो है इस तरह से इसमें पुट कर दो, डिग कर दो। ओके, तो उसका सिलेंडर का एक सेक्शन नीचे और एक सेक्शन ऊपर, और बीच में इतने से पैच एरिया को वो कंजिस्ट करेगा। ओके, सो अब इस एरिया को कंजिस्ट करेगा तो इस चार्ज को भी कंजिस्ट कर लेगा। ओके, इस एरिया में जो चार्ज है उसको भी कंजिस्ट कर लेगा वो। सो उस केस में क्या हो जाएगा, अब उस सिलेंड्रिकल सरफेस से क्या होगा, कंसीडर ए गॉसियन, ए cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface. Okay, consider a cylindrical Gaussian surface of area dA या डेल्टा ए मान लेते हैं, चलो ठीक है जी, डेल्टा एस, एरिया को एस से रिप्रेजेंट करें तो एस करते हैं। सो इसका एरिया जो है DA की जगह डेल्टा एस लिख देते हैं, चलो ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। सो क्यू इन की बात करेंगे तो इनक्लोज चार्ज जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। अब इसकी वजह से देखेंगे तो ये जो है इनक्लोज चार्ज होगा, तो ये इनक्लोज चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा। ओके, तो अगर ऐसा सिलेंड्रिकल कंसीडर किए, पाइप इस तरह से कंसीडर किए सिलेंडर, तो ये जो कर्व सरफेस है उससे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इधर जाएगा और इधर भी जाएगा। सो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, अगर ये डेल्टा एस है तो इसका डेल्टा एस इसको और इसको डेल्टा एस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भी बाहर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी इधर से जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में है। सो डेल्टा एस की बात कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखेंगे इधर निकल रहा है और इसको मिटा देते हैं, डेल्टा एस समझ ही गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकाल रहा है। ओके, और डेल्टा एस इधर होगा और डेल्टा एस का वेक्टर डायरेक्शन देखेंगे तो डेल्टा एस इधर होगा। ओके, सो ये देखो टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो टोटल फ्लक्स जो हो गया वो हो गया E इंटू डेल्टा एस इंटू 2, E इंटू डेल्टा एस इंटू 2, दैट इज फाई E। तो ये देखो यहां पे गॉस लॉ का एप्लीकेशन करोगे, गॉस लॉ क्या होता है, फाई E इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इस केस में Q फाई E की बात करेंगे तो 2 इंटू E इंटू डेल्टा एस इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट कर लें तो Q इन हो जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट।
सो डेल्टा एस कैंसल, सो E इक्वल टू हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, देखो हम कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन करके भी ड्यू टू इनफाइनाइट साइज ऑफ डिस्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही आया था। डिस्क के केस में अगर बात कर रहे थे तो इनफाइनाइट साइज का हमने जब बताया था, इनफाइनाइट साइज करने का मतलब पॉइंट इज वेरी नियर टू द सरफेस। ओके, सो पॉइंट इज वेरी नियर टू द सरफेस, उस केस में जो है प्लेन या सीट जो है इनफाइनाइट साइज का अपीयर होगा उस पॉइंट के लिए। सो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सो इसको याद रखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये प्लेन सीट की वजह से, चार्ज सीट की वजह से कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखेंगे। प्लेट, इसको हम प्लेट भी बोल सकते हैं। प्लेट, ओके, सो प्लेट की वजह से ऐसा होगा। नाउ हम इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कंडक्टिंग सरफेस की वजह से। ओके, कंडक्टिंग सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर surface of conductor, surface of conductor of infinite size, ओके, DEF हो जाएगा ये शायद। सो इस केस में देखो, इसको सरफेस ऑफ कंडक्टर कहने का मतलब जैसे ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर सरफेस है, इसका एक सरफेस इधर, 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 ये और भी मोटा हो सकता था, और भी मोटा बुक समझो। तो ये कंडक्टर है, इसमें थिकनेस भी है, वॉल्यूम भी है। ओके, सो ये कंडक्टर है और कंडक्टर पे चार्ज जो होता है याद रखेंगे प्रॉपर्टीज में भी। चार्ज जो है अगर कंडक्टर है तो चार्ज हमेशा क्या होता है आउटर सरफेस पे होगा। चार्ज जो है कंडक्टर के केस में आउटर सरफेस पे ही रहता है। इलेक्ट्रोस्टेट में बात करें अगर तो इसको समझो कि ये इस तरह से ओके, सो ये मान लो कि जैसे बुक होता है उसका सरफेस है, वैसे ही इसका भी सरफेस है जी। ठीक है, ये हम सरफेस बना ली। चलो ठीक है, अब सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है, मान लेते हैं कि इस पे चार्ज है इस तरह से, ये वाले सरफेस पे। क्लियर है? सो अगर कोई पॉइंट इस सरफेस पे चार्ज है, मान लो कि जैसे कार्टून पैकिंग होता है उसके हर एक फेस पे चार्ज है। ओके, सो इसके पास जो है अगर एरिया कंसीडर करेंगे डेल्टा एस तो 2 सिलेंडर हो जाएगा। 2 सिलेंडर बनाइए, और इसको यहां पर भी आप इस तरह से सिलेंड्रिकल सरफेस मान लो कि ये जो है सरफेस है, ये सरफेस है, तो इसका हम छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं। तो इस एरिया को इंक्लूड करता हुआ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो उस पॉइंट से रिलेटेड एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो ये होगा स्मॉल एरिया। अब इस केस में देखोगे तो सरफेस के अंदर, तो कंडक्टर के सरफेस का अगर कंडक्टर है तो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इस साइड अगर बात करेंगे, इस साइड बात करेंगे तो ये इस साइड क्या होगा E इक्वल टू 0 होगा, और इधर E होगा। इधर बाहर से अगर देखेंगे इधर से E होगा,
और इधर की बात करेंगे तो इधर तो ई होगा ही नहीं, ये सरफेस के अंदर अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये ई होगा ही नहीं, ई इक्वल टू 0 होगा। सो टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो टोटल फ्लक्स इस केस में क्या होगा, सिग्मा, सॉरी टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो E इंटू डेल्टा एस, ये वाला जो सिलेंडर सर्कुलर पैच एरिया हम कंसीडर करते हैं उसको हम डेल्टा एस समझ लेते हैं। तो E इंटू डेल्टा एस टोटल फ्लक्स हो गया फाई ई। और इनक्लोज चार्ज की बात करेंगे तो इनक्लोज चार्ज जो हो जाएगा, इनक्लोज चार्ज वो हो जाएगा Q इन इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू डेल्टा एस। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ का एप्लीकेशन करोगे तो गॉस लॉ जो होगा, गॉस लॉ की बात करेंगे तो गॉस लॉ क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सो फाई ई का वैल्यू क्या है, फाई ई का वैल्यू है आपको, फाई ई का वैल्यू है ई डी एस डेल्टा एस। और क्यू इन की बात करेंगे, फाई जो है ई इंटू डेल्टा एस, क्यू इन की बात करें तो सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इस केस में अगर मान लो कि नियर सरफेस ऑफ कंडक्टर बात करें, अगर सर इनफाइनाइट साइज का कंडक्टर है, उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके पास अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक चार्ज सीट है, प्लेट है, तो उसके पास अगर किसी पॉइंट पे बात करेंगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो सरफेस ऑफ कंडक्टर की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड प्लेन सीट की वजह से वो हो जाएगा, प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कैलकुलेशन यहां तक आप समझ गए। सो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे हम एप्लीकेशन और भी करेंगे। बेसिकली एप्लीकेशन तो हो ही गया, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम चेक करेंगे, देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आएगा। आप नोट बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है क्योंकि हम सामने नहीं है, हमारे पास जो है इक्विपमेंट आपको दिखाने के लिए नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत सारा फ्लक्स वाला जो होता है वो इमेजिनेशन, मतलब ये आपका इमेजिनरी पावर को चेक करता है। तो आप सही सही इमेजिन कर रहे हो तो सही रहेगा। तो इसको अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो पहले 2-3 बार चेक करो, जाके बुक पढ़ो, और आजकल तो ऑनलाइन हो ही तो एनिमेटेड वीडियो भी होते हैं, इस पे एनिमेटेड वीडियो को आप देख सकते हो। ओके, सो चलिए आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।